पहला पैटर्न आता है क्रिएशनल। क्रिएशनल के अंदर आते हैं सिंगलटन, फैक्ट्री और बिल्डर। तो हम शुरू करेंगे सिंगलटन से। सिंगलटन के बारे में बताओ पहले डिटेल में। जरूर। सिंगलटन पैटर्न का मकसद होता है कि किसी क्लास का सिर्फ एक ही इंस्टेंस बन पाए। इसका मतलब यह है कि पूरे एप्लीकेशन में वही एक इंस्टेंस यूज होगा, जिससे रिसोर्स की बचत होती है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। इसके लिए हम आमतौर पर क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट रखते हैं और एक स्टैटिक मेथड के जरिए वही सिंगल इंस्टेंस रिटर्न करते हैं। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि सिंगलटन पैटर्न को थ्रेड सुरक्षित कैसे बनाया जाए, या फिर इसे लोडिंग और डिसीरियलाइजेशन से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो इन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी होता है। हाँ, तो बताओ मेरे को इसके आंसर्स। जैसे सिंगलटन का एग्जांपल क्या है, जैसे हमें एक लॉगिन पेज बनाना है, तो हम लॉगिन पेज के लिए एक क्लास बनाएंगे, और वही सिंगलटन पैटर्न है क्या? और जो तुमने इंटरव्यू का बोला उसके भी आंसर्स बताओ मेरे को, क्या क्वेश्चंस और क्या आंसर्स हैं। हाँ बिल्कुल। अगर हम किसी लॉगिन पेज की बात करें, तो अगर हम चाहते हैं कि लॉगिन मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही इंस्टेंस हो, तो हम सिंगलटन पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा जो लॉगिन सेशन को मैनेज करेगा। इंटरव्यू में आमतौर पर पूछा जा सकता है कि सिंगलटन को थ्रेड सेफ कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम डबल लॉकिंग या इनिशियलाइजेशन ऑन डिमांड पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही डीसीरियलाइजेशन के दौरान भी ध्यान रखना पड़ता है कि सिंगलटन का प्रिंसिपल बहाल रहे। तो इस तरह से तुम इंटरव्यू के सवालों का जवाब दे सकते हो और ये भी समझ सकते हो कि किस सिचुएशन में सिंगलटन पैटर्न का इस्तेमाल करना सही रहेगा। हाँ, मेरे को बताओ, जैसे हमें कोई भी चीज़ सेंट्रलाइज चाहिए, सेंट्रलाइज कंट्रोल चाहिए हमें अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर, तो हम एक सेंट्रलाइज क्लास बनाएंगे सिंगलटन पैटर्न का यूज़ करके। वो तो ठीक है, बट तुमने जो बताया मेरे को इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो मेरे को समझ में नहीं आया। ये डबल लॉकिंग क्या है, थ्रेड सेफ्टी क्या है, ये बताओ ना थोड़ा अच्छे से। हाँ बिल्कुल। तो थ्रेड सेफ्टी का मतलब है कि जब एक ही समय में कई थ्रेड्स एक ही रिसोर्स या ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और डेटा कंसिस्टेंट बना रहे। डबल लॉकिंग या डबल चेक लॉकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम सिंगलटन को थ्रेड सेफ बनाते हैं। इसमें हम पहले चेक करते हैं कि इंस्टेंस नल है या नहीं, और अगर नहीं है तो लॉक करते हैं। फिर दोबारा चेक करते हैं कि इंस्टेंस अभी भी नल है या नहीं। इस तरह से हम केवल पहली बार ही इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं और बाद में कोई भी अनचाही डुप्लीकेशन नहीं होता है। इस तरह से हम इंटरव्यू में ये दिखा सकते हैं कि हम थ्रेड सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और सिंगलटन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। चलो फिर नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फैक्ट्री है। उसके बारे में भी बिल्कुल इसी तरह से बताना जैसा इसके बारे में बताया। ट्री पैटर्न का मकसद होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन को क्लाइंट क्लास से अलग रखा जाए। यानी फैक्ट्री पैटर्न के जरिए हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसी दूसरी क्लास पर डालते हैं। इससे कोड ज्यादा फ्लेक्सिबल और मेंटेन करने में आसान हो जाता है। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि फैक्ट्री पैटर्न और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न में क्या फ़र्क है, या फिर किस सिचुएशन में फैक्ट्री पैटर्न का इस्तेमाल बेहतर होता है। साथ ही कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे हम फैक्ट्री पैटर्न का इस्तेमाल करके कोड को लूजली का फुल बना सकते हैं। तो इसी तरह हम फैक्ट्री पैटर्न को भी अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, मैं समझा कि फैक्ट्री पैटर्न को तब यूज किया जाता है जब हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हो, लेकिन उसको मतलब क्रिएट करना हो, लेकिन एक सेंट्रलाइज क्रिएशन सेंटर बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट का। तो उसे क्लाइंट से दूर रखा जाए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन को, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्लाइंट को ना करना पड़े, ऐसे समथिंग है ना? बिल्कुल सही समझा तुमने। फैक्ट्री पैटर्न का यही मकसद होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन को क्लाइंट से अलग रखा जाए, ताकि क्लाइंट पर सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़े, न कि उसे क्रिएट करने की जिम्मेदारी निभानी पड़े। इससे कोड ज्यादा मॉड्यूलर, मेंटेन करने में आसान और लचीला बन जाता है। तो हाँ, यही फैक्ट्री पैटर्न की खासियत है। हाँ, तो इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या बन रहे थे उसके आंसर्स के साथ बताओ एक बार। तीन या चार, चार क्वेश्चन बताए थे तुमने, चारों क्वेश्चन बताओ और इनके आंसर्स बताओ। जरूर। फैक्ट्री पैटर्न से जुड़े इंटरव्यू क्वेश्चंस में कुछ आम सवाल ये हो सकते हैं। एक, फैक्ट्री पैटर्न और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न में क्या अंतर है? उत्तर, फैक्ट्री पैटर्न एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न
कई तरह के फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में मदद करता है। दो, फैक्ट्री पैटर्न का इस्तेमाल कब करना चाहिए? उत्तर, जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन को क्लाइंट से अलग करना हो, या जब हमें अलग अलग क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट्स को आसानी से क्रिएट करना है, ताकि कोड लचीला और मेंटेन करने में आसान रहे। तीन, क्या फैक्ट्री पैटर्न से कोड में लूज कपलिंग आती है? उत्तर, हाँ, फैक्ट्री पैटर्न से क्लाइंट और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बीच लूज कपलिंग बनी रहती है, जिससे कोड ज्यादा मॉड्यूलर और मेंटेन करने में आसान हो जाता है। चौथा, फैक्ट्री पैटर्न और प्रोटोटाइप पैटर्न में क्या फर्क है? उत्तर, फैक्ट्री पैटर्न ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है, जबकि प्रोटोटाइप पैटर्न मौजूदा ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बनाता है। इन जवाबों से तुम इंटरव्यू में अच्छे इंप्रेशन दे सकते हो। बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट बिल्डर पैटर्न की तरफ। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से बताओ जैसे बाकी दो बताए। जरूर, बिल्ड पैटर्न का मकसद होता है कि जब हमें किसी जटिल ऑब्जेक्ट को चरणबद्ध तरीके से बनाने की जरूरत हो, तब हम बिल्ड पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम एक बिल्ड क्लास बनाते हैं जो ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग पार्ट्स को सेट करने की सुविधा देती है, और आखिर में पूरा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जा सकता है कि बिल्ड पैटर्न और फैक्ट्री पैटर्न में क्या अंतर है, या फिर कब बिल्ड पैटर्न का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि बिल्ड पैटर्न किस तरह से इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को बनाता है। तो इसी तरह हम बिल्ड पैटर्न को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। नहीं, मेरे को समझ नहीं आया कि बिल्डर पैटर्न का यूज ही क्यों कर रहे हैं। अच्छा, समझ गया। बिल्ड पैटर्न का मुख्य फायदा ये होता है कि जब हमें किसी जटिल या बड़े ऑब्जेक्ट्स को बनाना हो जिसमें बहुत सारे विकल्पीय गुण होते हैं, तब बिल्ड पैटर्न हमें कस्टमाइजेशन में आसानी देता है। इससे हम स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, और साथ ही कोड ज्यादा साफ सुथरा और मेंटेन करने में आसान बन जाता है। इससे हम ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल भी बना सकते हैं, मतलब एक बार बन जाने के बाद उसे बदलना मुश्किल होता है। इस तरह से बिल्ड पैटर्न को हम खास तौर पर जटिल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। तो इसमें ये कर रहे हैं, जब हमें बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं यूजिंग बिल्डर पैटर्न। एंड साथ में लास्ट में उनको इंटीग्रेट करते हैं जिससे बड़ा सा वो बन जा रहा है ऑब्जेक्ट, राइट। बिल्कुल सही समझा तुमने। बिल्ड पैटर्न में हम छोटे छोटे हिस्सों को अलग अलग स्टेप्स में सेट करते हैं, और आखिर में उन्हें एक साथ जोड़कर पूरा ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। इससे कोड भी साफ सुथरा रहता है, और हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम अलग अलग पार्ट्स को आसानी से मैनेज कर सकें। यही बिल्ड पैटर्न की खासियत है। ठीक है, इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पहुंचे थे एक बार वापस से बताओ। सारे क्वेश्चंस, शायद 4 या 5 क्वेश्चन बताए थे और उनके आंसर्स भी थे, सारे बताओ, क्वेश्चन एंड आंसर। जरूर, बिल्ड पैटर्न से जुड़े कुछ आम इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके जवाब ये हो सकते हैं। एक, बिल्ड पैटर्न का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, बिल्ड पैटर्न का उद्देश्य जटिल ऑब्जेक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप तरीके से बनाना है, जिससे कोड में क्लैरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। डू बिल्ड पैटर्न और फैक्ट्री पैटर्न में क्या अंतर है? उत्तर, फैक्ट्री पैटर्न ऑब्जेक्ट क्रिएशन को सिंप्लीफाई करता है, जबकि बिल्ड पैटर्न जटिल ऑब्जेक्ट्स को चरणबद्ध तरीके से बनाता है और अधिक कस्टमाइजेशन देता है। तीन, बिल्ड पैटर्न का इस्तेमाल कब करना बेहतर होता है? उत्तर, जब हमें एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स को कई अलग अलग तरीकों से कस्टमाइज करना हो, या जब ऑब्जेक्ट्स के कई सारे वेरिएबल्स और सेटिंग्स हो। चार, बिल्ड पैटर्न से इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं? उत्तर, बिल्ड पैटर्न में हम ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से सेट करने के बाद ही उसे बनाते हैं, जिससे एक बार बनने के बाद ऑब्जेक्ट्स में कोई बदलाव नहीं होता। क्या बिल्ड पैटर्न को थ्रेड सुरक्षित बनाया जा सकता है? उत्तर, हाँ, अगर बिल्डर को सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम उसे थ्रेड सुरक्षित भी बना सकते हैं, ताकि एक ही समय में कई थ्रेड्स इसे इस्तेमाल कर सकें बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। इन सवालों से तुम इंटरव्यू में बिल्डर पैटर्न की समझ अच्छी तरह दिखा सकते हो। नाइस। ओके, दैट्स गुड। सो अभी हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। क्रिएशनल यहाँ पे इतने ही करने थे, इसका स्ट्रक्चरल पे बढ़ते हैं जिसमें पहला आता है डेकोरेटर पैटर्न। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से बताओ जैसे क्रिएशनल वाले बताए थे। बिल्कुल, डेकोरेटिव पैटर्न का मकसद होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को डायनामिकली बढ़ा सकें बिना उसके मूल स्ट्रक्चर को बदलें।
इस पैटर्न में हम मूल ऑब्जेक्ट के साथ एक डेकोरेटर क्लास जोड़ते हैं जो नई फंक्शनैलिटी को जोड़कर ऑब्जेक्ट्स को और भी बेहतर बना देता है। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि डेकोरेटर पैटर्न और अन्य पैटर्न जैसे कि इनहेरिटेंस में क्या अंतर है। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरह से हम डेकोरेटर पैटर्न का इस्तेमाल करके कोड को लचीला और मेंटेन करने में आसान बना सकते हैं। तो इसी तरह हम डेकोरेटर पैटर्न को भी अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, तो बताओ फिर इसके जितने भी क्वेश्चन है उन सब के आंसर्स। जरूर, डेकोरेटर पैटर्न से जुड़े कुछ आम इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके जवाब ये हो सकते हैं। एक, डेकोरेटर पैटर्न का उद्देश्य क्या है? उत्तर, डेकोरेटर पैटर्न का मकसद मौजूदा ऑब्जेक्ट्स की फंक्शनैलिटी को डायनामिकली बढ़ाना बिना उनके मूल कोड को बदले। डू, डेकोरेटर पैटर्न और इनहेरिटेंस में क्या अंतर है? उत्तर, इनहेरिटेंस में हम नई क्लास को बेस क्लास से एक्सटेंड करते हैं, जबकि डेकोरेटर पैटर्न में हम मौजूदा ऑब्जेक्ट्स के साथ डेकोरेटर जोड़कर उनकी फंक्शनैलिटी बढ़ाते हैं। 3, कब डेकोरेटर पैटर्न का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को लचीले ढंग से बढ़ाना हो और बिना ऑब्जेक्ट के मूल कोड को बदले। 4, डेकोरेटर पैटर्न से कोड कैसे लचीला बनता है? उत्तर, क्योंकि डेकोरेटर पैटर्न हमें नई फंक्शनैलिटीज को आसानी से जोड़ने की अनुमति देता है। हम अलग अलग डेकोरेटर्स को कंबाइन करके कोड को मॉड्यूलर और मेंटेन करने में आसान बना सकते हैं। 5, क्या डेकोरेटर पैटर्न और कंपोजिट पैटर्न में कोई अंतर है? उत्तर, कंपोजिट पैटर्न में हम ऑब्जेक्ट्स को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं चाहे वे सिंगल ऑब्जेक्ट हो या कंपोजिट, जबकि डेकोरेटर पैटर्न सिर्फ मौजूदा ऑब्जेक्ट्स की फंक्शनैलिटी बढ़ाने पर फोकस करता है। इन सवालों से तुम डेकोरेटर पैटर्न की गहरी समझ दिखा सकते हो। अच्छा, और इसकी एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी बताओ जहाँ पर डेकोरेटर पैटर्न का यूज किया जाता है, जैसे कोई कार हो गई या जो भी है, ऐसा जो भी है तुम्हारे पास उसके बारे में बताओ। एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी के तौर पर कार का उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बेस कार है और अब आप उसमें अलग अलग फीचर्स जोड़ना चाहते हैं, जैसे सनरूफ, लेदर सीट्स या प्रीमियम साउंड सिस्टम। इन सभी अतिरिक्त फीचर्स को आप डेकोरेटर की तरह जोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि बेस कार की मूल संरचना बदले बिना आप उसे और भी बेहतर बना रहे हैं। इसी तरह डेकोरेटर पैटर्न सॉफ्टवेयर में भी मौजूदा ऑब्जेक्ट्स में नई फंक्शनैलिटी जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो इसी तरह अभी हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रॉक्सी। उसको भी बिल्कुल इसी तरह से बताओ जैसे बाकी बताए। बिल्कुल, प्रॉक्सी पैटर्न का मकसद होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेस को नियंत्रित करें, यानी एक इंटरमीडिएट लेयर के जरिए असली ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेशन किया जाता है। इससे हम कई तरह की सुविधाएं जैसे कैशिंग, लॉगिंग, अथोराइजेशन या लोड बैलेंसिंग जोड़ सकते हैं। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जा सकता है कि प्रॉक्सी पैटर्न और फैक्ट पैटर्न में क्या अंतर है, या फिर किस स्थिति में प्रॉक्सी पैटर्न का इस्तेमाल करना सही रहेगा। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे प्रॉक्सी पैटर्न से सिस्टम को अधिक सुरक्षित और परफॉर्मेंस बनाया जा सकता है। तो इसी तरह हम प्रॉक्सी पैटर्न को भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सी का पहले एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी बताओ, जो कि एग्जांपल है, जैसे उसमें कार बताई थी, यहाँ पे कोई भी लेके बता दो। और उसके बाद ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों बताओ। एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी के तौर पर हम होटल रिसेप्शन को ले सकते हैं। मान लीजिए होटल में रिसेप्शन एक प्रॉक्सी की तरह काम करता है। जब कोई मेहमान होटल में एंटर करता है तो रिसेप्शनिस्ट उसकी जानकारी लेता है, उसे सही कमरे तक पहुंचाता है और बीच बीच में किसी भी अतिरिक्त सेवा को मैनेज करता है। इसी तरह प्रॉक्सी पैटर्न में भी असली ऑब्जेक्ट के बीच में एक मध्यस्थ होता है जो एक्सेस को नियंत्रित करता है। अब इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब। एक प्रॉक्सी पैटर्न का उद्देश्य क्या है? उत्तर, प्रॉक्सी पैटर्न का मकसद असली ऑब्जेक्ट्स के एक्सेस को नियंत्रित करना है, जिससे हम कैशिंग, लॉगिंग, अथोराइजेशन या अन्य सुविधाएं जोड़ सकते हैं। दो, प्रॉक्सी पैटर्न और फैक्ट्री पैटर्न में क्या अंतर है? उत्तर, फैक्ट्री पैटर्न ऑब्जेक्ट क्रिएशन पर फोकस करता है, जबकि प्रॉक्सी पैटर्न एक्सेस कंट्रोल पर ध्यान देता है। 3, कब प्रॉक्सी पैटर्न का इस्तेमाल करना बेहतर होता है? उत्तर, जब हमें असली ऑब्जेक्ट की एक्सेस को नियंत्रित करना हो, जैसे कि रिमोट सर्विसेज के साथ काम करते समय या कैशिंग के लिए। 4, प्रॉक्सी पैटर्न से सिस्टम को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? उत्तर, प्रॉक्सी पैटर्न के जरिए हम
अथॉराइजेशन और एक्सेस कंट्रोल जोड़ सकते हैं, जिससे सिर्फ अधिकृत यूजर्स ही असली ऑब्जेक्ट तक पहुंच पाते हैं. 5 प्रॉक्सी पैटर्न और डेकोरेटर पैटर्न में क्या फर्क है? उत्तर डेकोरेटर पैटर्न फंक्शनैलिटी बढ़ाने पर फोकस करता है, जबकि प्रॉक्सी पैटर्न एक्सेस कंट्रोल और इंटरमीडिएट लेयर पर ध्यान देता है. इन सवालों से तुम प्रॉक्सी पैटर्न की अच्छी समझ दे आ सकते हो. बढ़िया। चलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया तुमने। तो नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अडेप्टर। इसके बारे में बिल्कुल सेम उसी तरह से बताओ जैसे बाकी बताए। जरूर. अडेप्टर पैटर्न का मकसद होता है कि दो अलग अलग इंटरफेसेस को एक दूसरे के साथ कंपैटिबल बनाना. यानी जब हमारे पास कोई मौजूदा क्लास या इंटरफेस होता है जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से फिट नहीं बैठता है, तब अडेप्टर पैटर्न उसे हमारे अपेक्षित इंटरफेस के अनुरूप बना देता है. इंटरव्यू में अक्सर पूछा जा सकता है कि अडेप्टर पैटर्न और फैकिंग पैटर्न में क्या अंतर है, या फिर किस स्थिति में अडेप्टर पैटर्न का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि अडेप्टर पैटर्न को कैसे इम्प्लीमेंट करके हम मौजूदा कोड को लचीला और रीयूजेबल बना सकते हैं. तो इसी तरह हम अडेप्टर पैटर्न को भी विस्तार से समझ सकते हैं. हाँ, तो पहले मेरे को ठीक है। अडेप्टर तो तुमने बताया, जो जो दो जो दो आपस में जो थोड़े इनकम्पैटिबल होते हैं क्लासेस, उनको कंपैटिबल बनाने में और आपस में कम्युनिकेशन करने में हेल्पफुल होता है। इसकी एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी बताओ, और फिर उसके बाद जितने भी हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस, उन सब के आंसर्स भी बताओ। बिल्कुल. एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी के तौर पर हम चार्जर और डिवाइस को ले सकते हैं. मान लीजिए आपके पास एक नया फोन है जिसकी चार्जिंग कोड अलग है, और आपके पास जो पुराना चार्जर है उसकी पोर्ट अलग है. यहाँ पर एक अडेप्टर का काम होता है कि वो इन दोनों को आपस में कंपैटिबल बना देता है, जिससे पुराना चार्जर नए फोन से काम कर सके. इसी तरह अडेप्टर पैटर्न सॉफ्टवेयर में भी दो अलग अलग इंटरफेसेस को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है. अब इंटरव्यू के सवाल और उनके जवाब. एक, अडेप्टर पैटर्न का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, अडेप्टर पैटर्न का मकसद दो अलग अलग इंटरफेसेस को आपस में कंपैटिबल बनाना, ताकि वे एक दूसरे के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सके. Do adapter pattern और decorator pattern में क्या अंतर है? उत्तर, decorator pattern मौजूदा ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है, जबकि adapter pattern दो अलग इंटरफेसेस को जोड़ने का काम करता है. कब adapter pattern का इस्तेमाल करना बेहतर होता है? उत्तर, जब हमें मौजूदा कोड या लाइब्रेरी को किसी नए इंटरफेस के अनुरूप बनाना हो, या जब दो अलग सिस्टम को आपस में जोड़ा जाना हो. 4, adapter pattern से कोड को कैसे लचीला बनाया जा सकता है? उत्तर, अडेप्टर पैटर्न के जरिए हम मौजूदा कोड को बिना बदलाव के नए सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे कोड अधिक मॉड्यूलर और मेंटेन करने में आसान हो जाता है. 5, अडेप्टर पैटर्न और ब्रिज पैटर्न में क्या अंतर है? अडेप्टर पैटर्न दो अलग इंटरफेसेस को जोड़ता है, जबकि ब्रिज पैटर्न एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन को अलग अलग रखने में मदद करता है. इन सवालों से तुम अडेप्टर पैटर्न की पूरी समझ दिखा सकते हो. ठीक है, बढ़िया बताया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जिसमें आते हैं बिहेवियरल पैटर्न्स। बिहेवियरल में सबसे पहले आता है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के बारे में बताओ, और बिल्कुल वैसे ही बताना जैसे अभी तक बताते आए हो। जरूर. ऑब्जर्वर पैटर्न का मकसद होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट जिसे सब्जेक्ट्स कहते हैं के बदलावों की जानकारी दूसरे ऑब्जेक्ट्स जिसे ऑब्जर्वर्स कहते हैं को स्वतः देना. इसका मतलब है कि जब सब्जेक्ट्स में कोई बदलाव होता है, तो उससे जुड़े सारे ऑब्जर्वर्स को उसकी जानकारी मिल जाती है. इंटरव्यू में अक्सर पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्वर पैटर्न और पुल पुश मॉडल में क्या अंतर है, या फिर कब ऑब्जर्वर पैटर्न का इस्तेमाल करना सही रहेगा. इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्वर पैटर्न का उपयोग करने से कोड को कैसे लचीला और मॉड्यूलर बनाया जा सकता है. अब एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी के तौर पर हम इसे टीवी और रिमोट कंट्रोल से समझ सकते हैं. मान लीजिए टीवी एक सब्जेक्ट है और रिमोट कंट्रोल एक ऑब्जर्वर है. जब आप रिमोट से टीवी का चैनल बदलते हैं, तो टीवी को उस बदलाव की जानकारी मिलती है. इसी तरह ऑब्जर्वर पैटर्न में भी सब्जेक्ट्स के बदलाव का असर ऑब्जर्वर्स पर पड़ता है. तो इसी तरह हम ऑब्जर्वर पैटर्न को पूरी तरह समझ सकते हैं. देखो, एक बात तो मैं बोलूंगा, जो तुमने एनालॉजी ली है ना, वो यहाँ पे गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि ऑब्जर्वर पैटर्न का काम होता है 1:many के रिलेशन को सेटिस्फाई करना। जैसे यूट्यूब पर अगर एक वीडियो पोस्ट होती है,
तो उसके जितने भी सब्सक्राइबर है उन सबको नोटिफिकेशन जाता है। तो ये होता है ना, एक सब्जेक्ट होता है और एक बाकी ऑब्जर्वर्स होते हैं। सब्जेक्ट में चेंज आएगा तो सारे ऑब्जर्वर को वो चेंज देखने को मिलेगा, राइट? तो क्या तुमने गलत बताया है? हाँ, तो कह रहे हो। ऑब्जर्वर पैटर्न का असली मकसद यही है कि एक सब्जेक्ट्स के बदलावों की जानकारी कई सारे ऑब्जर्वर्स को एक साथ मिलती है, जिससे एक से बहुत का रिलेशन बनता है। जैसे यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट होने पर उसके सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन मिलता है। मैंने जो एनालॉजी दी थी वो थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश थी, लेकिन तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑब्जर्वर पैटर्न में सच में एक से कई ऑब्जर्वर्स होते हैं जो सब्जेक्ट्स के बदलावों का पालन करते हैं। धन्यवाद इस सुधार के लिए। तो ठीक है ना, अभी मैं जो भी मुझे गलत मत बताना, जो बताओ सही बताना, ठीक है? तो अभी ऑब्जर्वर पैटर्न के जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर्स हैं उसके बारे में बात करो, जितने भी है सारे बताओ। ध्यान रखूंगा। चलो ऑब्जर्वर पैटर्न से जुड़े इंटरव्यू के क्वेश्चंस, कुछ आम सवाल और उनके जवाब देखते हैं। एक ऑब्जर्वर पैटर्न का उद्देश्य क्या है? उत्तर, ऑब्जर्वर पैटर्न का मकसद एक सब्जेक्ट के बदलावों की जानकारी कई ऑब्जर्वर्स को स्वतः देना है, जिससे सब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच एक से कई का रिलेशन बनता है। दो, ऑब्जर्वर पैटर्न और पब्लिश सब्सक्राइब पैटर्न में क्या अंतर है? उत्तर, पब्लिश सब्सक्राइब पैटर्न में कम्युनिकेशन अक्सर डिस्कनेक्टेड होता है, जबकि ऑब्जर्वर पैटर्न में सब्जेक्ट्स और ऑब्जर्वर के बीच सीधा लिंक होता है। कब ऑब्जर्वर पैटर्न का इस्तेमाल करना बेहतर होता है? उत्तर, जब हमें एक ही सब्जेक्ट के बदलाव की जानकारी कई सारे ऑब्जर्वर्स को तुरंत देनी हो, जैसे कि जीयूआई में किसी भी बदलाव की जानकारी अलग अलग व्यूज को देना। ऑब्जर्वर पैटर्न के फायदे क्या है? उत्तर, इससे कोड में लूज कपलिंग नहीं रहती है, मेंटेनेंस आसान होता है और सिस्टम को डायनामिकली अपडेट करना आसान हो जाता है। पांच, ऑब्जर्वर पैटर्न के नुकसान क्या हो सकते हैं? उत्तर, अगर ऑब्जर्वर्स बहुत ज्यादा हो तो परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है, और अगर ऑब्जर्वर ठीक से अनरजिस्टर ना हो तो मेमोरी लीक हो सकता है। इन सवालों से तो ऑब्जर्वर पैटर्न की गहरी समझ दिखा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न है स्ट्रैटेजी, इसके बारे में भी वैसे ही बताओ। जरूर। स्ट्रैटेजी पैटर्न का मकसद होता है कि हम किसी एल्गोरिथम या व्यवहार को इंडिपेंडेंट तरीके से बदल सकें। इसमें हम एक इंटरफेस के तहत अलग अलग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, और बाद में क्लाइंट्स को उसकी ज़रूरत के हिसाब से एल्गोरिथम चुनने की आज़ादी देता है। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जा सकता है कि स्ट्रैटेजी पैटर्न और स्टेट पैटर्न में क्या अंतर है, या फिर अब स्ट्रैटेजी पैटर्न का इस्तेमाल करना सही रहेगा। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रैटेजी पैटर्न को कैसे इम्प्लीमेंट करके हम कोड को ज्यादा लचीला और मेंटेन करने में आसान बना सकते हैं। अब एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी के तौर पर हम इसे एक पेज सेटिंग्स की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर है और आप अलग अलग फॉन्ट स्टाइल या फॉर्मेटिंग को अलग अलग स्ट्रैटेजीज की तरह बदल सकते हैं। इस तरह आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग एल्गोरिदम चुन सकते हैं। तो इसी तरह हम स्ट्रैटेजी पैटर्न को भी समझ सकते हैं। जिसमें हम स्ट्रैटेजिकली सेट कर रहे हैं अपने एल्गोरिदम्स को अपनी नीड के हिसाब से, राइट? तो चलो इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में बताओ। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो स्ट्रैटेजी पैटर्न से जुड़े कुछ आम इंटरव्यू के सवाल और उनके जवाब देख लेते हैं। एक, स्ट्रैटेजी पैटर्न का उद्देश्य क्या है? उत्तर, स्ट्रैटेजी पैटर्न का मकसद एल्गोरिदम को इंटरचेंजेबल बनाना है, ताकि हम रन टाइम पर एल्गोरिदम को आसानी से बदल सके। Do स्ट्रैटेजी पैटर्न और स्टेट पैटर्न में क्या अंतर है? उत्तर, स्ट्रैटेजी पैटर्न एल्गोरिदम को बदलने पर फोकस करता है, जबकि स्टेट पैटर्न ऑब्जेक्ट की स्थिति को बदलने पर ध्यान देता है। कब स्ट्रैटेजी पैटर्न का इस्तेमाल करना बेहतर होता है? उत्तर, जब हमें किसी क्लास के व्यवहार को बदलने की जरूरत हो और हम अलग अलग एल्गोरिदम्स को आसानी से स्वैप कर सकें। स्ट्रैटेजी पैटर्न से कोड को कैसे लचीला बनाया जा सकता है? उत्तर, इससे हम कोड को मॉड्यूलर बनाते हैं, जिससे नए एल्गोरिदम जोड़ना या पुराने को बदलना आसान हो जाता है, और क्लाइंट्स को भी आसानी रहती है। आज के स्ट्रैटेजी पैटर्न की कोई नुकसान भी है? उत्तर, अगर बहुत ज्यादा एल्गोरिदम्स हो तो कोड थोड़ा जटिल हो सकता है, और सही एल्गोरिदम चुनने में थोड़ी मेहनत लग सकती है। इन सवालों से तुम स्ट्रैटेजी पैटर्न की गहरी समझ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है, इसमें आर्किटेक्चरल पैटर्न्स है। इसमें आता है एक, हम एमवीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में बताओ।
पीसी पैटर्न का मकसद होता है एप्लीकेशन को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटना, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। मॉडल ये डेटा और बिजनेस लॉजिक को संभालता है, इसमें डेटा की संरचना और उससे जुड़े नियम होते हैं। व्यू ये यूजर इंटरफेस को डिपिक्ट करता है, मतलब यूजर को डेटा कैसे दिखेगा ये व्यू का काम है। कंट्रोलर ये यूजर इनपुट को प्रोसेस करता है और मॉडल और व्यू के बीच इंटरेक्शन को मैनेज करता है। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जा सकता है कि एमवीसी पैटर्न के फायदे क्या है, या फिर इसकी तुलना एमवीवीएम या एमवीपी से कैसे की जाती है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि एमवीसी पैटर्न को इस तरह से बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसी तरह हम एमवीसी पैटर्न को भी डिटेल में समझ सकते हैं। हाँ, तो बताओ इसके फिर रियल वर्ल्ड एनालॉजी और सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स। इसी पैटर्न की रियल वर्ल्ड एनालॉजी के तौर पर हम एक रेस्टोरेंट को ले सकते हैं। मॉडल ये किचन की तरह है जहाँ सारे डिशेस तैयार होते हैं, किचन में ही सामग्री और रेसिपी होती है। व्यू ये डाइनिंग एरिया है जहाँ पर ग्राहक अपने खाने को देखता है और अनुभव करता है। कंट्रोलर ये वेटर की तरह है जो ग्राहक के ऑर्डर को लेता है और किचन तक पहुंचाता है और फिर तैयार खाने को व्यू तक लाता है। इंटरव्यू में आमतौर पर पूछे जाने वाले सवालों में शामिल है एमवीसी पैटर्न का उद्देश्य क्या है। उत्तर एप्लीकेशन को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटना ताकि कोड का प्रबंधन आसान हो और मेंटेनेंस बेहतर हो। डू एमवीसी के फायदे क्या है। उत्तर कोड में लगाव, पुनः उपयोग और मेंटेनेंस में आसानी। 3 एमवीसी और एमवीवीएम में क्या अंतर है। उत्तर एमवीवीएम में व्यू मॉडल का कॉन्सेप्ट शामिल होता है, जबकि एमवीसी में सीधे व्यू और कंट्रोलर के बीच इंटरेक्शन आता है। 4 एमवीसी को कैसे बेहतर इम्प्लीमेंट करे। उत्तर सही ढंग से जिम्मेदारियां बांटना, कम से कम टाइप्ड कोड रखना और अच्छे डिजाइन प्रिंसिपल्स का पालन करना। 5 एमवीसी के नुकसान क्या हो सकते हैं। उत्तर अगर सही से इम्प्लीमेंट न किया जाए तो कोड में जटिलता आ सकती है और वर्कलोड भी बढ़ सकता है। इन सवालों से तुम एमवीसी पैटर्न की गहरी समझ दिखा सकते हो। अच्छा, इसमें क्या ये जैसे हम कोई वेबसाइट लें तो ये क्या इसी तरह से काम करेगा कि एम जो है वो एज अ बैक एंड सर्विस काम करेगा, बैक एंड और डेटाबेस जो होता है। वी जो है वो एज अ फ्रंट एंड काम करेगा एंड सी जो है वो एज अ एपीआई काम करेगा बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, राइट? बिल्कुल, तुमने सही समझा। वेबसाइट में एमवीसी पैटर्न का काम बिल्कुल इसी तरह होता है। मॉडल बैकएंड सर्विस और डेटाबेस का काम करता है। इसमें डेटा को स्टोर करना, उसे प्रोसेस करना ठीक और है, ओके ओके, गॉट इट। सो एमवीसी और एमवीवी में क्या डिफरेंस बताया वो भी नहीं समझ आया मेरे को, एक बार बताओ। एमवीवीएम के बीच कुछ मुख्य अंतर है। एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल डेटा और बिजनेस लॉजिक को मैनेज करता है। व्यू यूजर इंटरफेस को डिस्प्ले करता है। कंट्रोलर यूजर इनपुट को प्रोसेस करता है और मॉडल और व्यू के बीच इंटरेक्शन को मैनेज करता है। एमवीवीएम मॉडल वीवी मॉडल वही डेटा और बिजनेस लॉजिक को संभालता है। व्यू यूजर इंटरफेस को डिस्प्ले करता है, लेकिन वी मॉडल से डेटा बाइंडिंग के जरिए जुड़ा रहता है। वी मॉडल व्यू और मॉडल के बीच का ब्रिज होता है। ये व्यू को डेटा प्रोवाइड करता है और मॉडल से डेटा को अपडेट करता है। वी मॉडल में डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिससे व्यू अपने आप अपडेट हो जाता है। सरल शब्दों में एमवीवीएम में वी मॉडल का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और डेटा बाइंडिंग की मदद से व्यू और मॉडल के बीच का इंटरेक्शन और भी सहज हो जाता है। इस तरह से तुम दोनों पैटर्न के ठीक है, बीच चलो बढ़िया, डन।